मैं ये मानता हूं कि भारत का जो सुरक्षा प्रतिष्ठान है, जिसके शीर्ष पर अजीत डोभाल साहब हैं, इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। और ये जो घटना हुई है कि अमेरिका से अजीत डोभाल को सम्मन दे दिया गया, और न केवल वहां पे ये है बल्कि उस मुकदमे में जो पन्नू द्वारा दायर किया गया मुकदमा है, उसमें ये तक कहा गया है उसके अंदर कि हम नरेंद्र मोदी को इसलिए इसमें मुलजिम नहीं बना रहे, नरेंद्र मोदी को इसलिए हम अभियुक्त नहीं बना रहे क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें कुछ इम्यूनिटीज प्राप्त हैं, उन्हें कुछ विशेष रूप से उन पर मुकदमा वो प्राप्त है। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन हम उन्हें भी इसका अभियुक्त बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना, और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है जिस व्यक्ति की दरअसल कोई हैसियत नहीं है, भारत में उसका कोई समर्थन नहीं है। पन्नू को पंजाब के सिख समर्थन नहीं करते, वो तो एक तरह का आतंकवादी, अलगाववादी, शरारती तत्व है, जो कि अमेरिका और कनाडा की जो उदारता है उस उदारता का लाभ उठाकर वहां सक्रिय रहता है और भारत विरोधी प्रचार चलाता रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा सकता है, तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान कितना नाकाम है, कितना अक्षम है। इसके अंदर दूरंदेशी नाम की कोई चीज है नहीं। अब अभी नरेंद्र मोदी अमेरिका में भी थे। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं वो लगातार विदेश का ही दौरा कर रहे हैं। उनकी तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं, अभी क्वाड मीटिंग में गए थे, वहां पे वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठे थे। दावे ये किए जा रहे हैं कि वो क्वाड के अघोषित अध्यक्ष हैं। अघोषित नेतृत्व जो है क्वाड का वो नरेंद्र मोदी के पास है। ये मीडिया ने इस तरह का दावा किया, वहां पे डिफेक्टो लीडर हैं वो वहां के। वो इस प्रकार की बात कही जा रही है। एक तरफ तो इस प्रकार की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ भारत की विदेशों में इस कदर बदनामी हो रही है जिसका भी आपने जिक्र किया। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि भारत के ऊपर आरोप लगाया जाए कि आपकी जासूसी संस्थाओं ने या आपके सीक्रेट एजेंट्स ने, जो भारत विरोधी लोग हैं, उनकी विदेश में हत्या करवाने की कोशिश की। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं जो कि मुख्य तौर पर अफवाहों की शक्ल में आती हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और पैरोकारों के दिल में बड़ी गुदगुदी होती है और सोशल मीडिया पे जम के डींगे हाँकी जाती हैं इस सवाल को लेकर। आपसी बातचीत में एक दूसरे को शाबाशी दी जाती है। पहली बात तो ये कहूंगा कि नड्डा साहब ये वक्तव्य अपनी मर्जी से दे नहीं सकते थे किसी कीमत पर। चुनाव के बीच में इतनी संगीन घड़ी में ये वक्तव्य दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार को वक्तव्य दिया गया है। एक्सप्रेस ने कोई गलतफहमी न रह जाए इसलिए उस हिंदी में ही उन बातों को लिखा, रोमन लिपि में हिंदी में ही उन बातों को लिखा ताकि ये कहना खाया सके कि हमारे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के प्रकाशित किया गया। ये वक्तव्य अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी से दिया गया था, मेरी अपनी मान्यता ये है। वरना नड्डा की ये औकात नहीं है, जगत प्रकाश नड्डा की, कि वो ऐसा वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी को उसके प्रभाव से आजाद हो गई है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का वो दावा करते। इसीलिए कभी भी इस वक्तव्य का कोई स्पष्ट खंडन नरेंद्र मोदी या अमित शाह की तरफ से नहीं किया गया। उनकी मर्जी से वक्तव्य दिया गया था। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी इस निर्णय पर पहुंच चुके थे। 10 साल में हमने संघ के पर अच्छी तरीके से कतर दिए हैं। अब संघ की वो औकात नहीं रही कि वो हमको नियंत्रित कर पाए। वो बिल्कुल जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस मानस में चल रहे थे, वो लग रहा था उन्हें कि वो आप देखिए ना कि जिस वक्त चुनाव चल रहा था, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा था, मोदी जी की मानसिकता क्या हो रही थी, हम लोगों को थोड़ी सी इसकी रीडिंग भी करनी चाहिए। मोदी जी धीरे धीरे यकीन करने लगे थे कि वो 300 से 350 के बीच में जा रहे हैं। 400 भले न मिले, लेकिन 300 350 के बीच में भाजपा जा रही है। और जैसे ही बिल्कुल उन्हें पक्का यकीन था, उनके सलाहकारों को यकीन था, और वो विपक्ष जो मुहिम चला रहा था महंगाई बेरोजगारी के सवाल को लेकर, उसको वो लोग आपस में उस मुहिम को लेकर आपस में मजाक करते थे, आपस में खिल्ली उड़ाते थे कि ये लोग हमें क्या महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना के भी कोई चुनाव लड़ा जाता है। ये स्थिति थी इनकी। और जब एग्जिट पोल आए, तो एग्जिट पोल में जब कहा गया कि भाई आपको इतनी इतनी सीटें मिलेंगी, तो इससे लोग बहुत खुश हुए और इनके लोगों ने ये दावेदारी कर दी कि एग्जिट पोल कम दिखा रहा है सीटें, हमें इससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। और जब उनके पदाधिकारियों के सामने बात रखी गई, भाई महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हंस के बोले ये भी कोई मुद्दा है, मोदी जी ने सब फिक्स कर दिया है। यहाँ तक कि जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन 8 बजे से 8:30 9 बजे तक, जबकि खुलती नहीं है वो
ईवीएम खुलती नहीं है, उस वक्त जो मोदी जी के तमाम समर्थक, चेतन भगत जैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी दिन रात मोदी जी की तारीफ में लेख लिख रहे थे, वो सब कह रहे थे कि सारा मामला, चेतन भगत ने मुझसे खुद कहा कि सारा मामला सेट हो गया है, उसी के तहत सबको चलना है। इस तरह की बातें हो रही थी। ये बात दूसरी है, जब नतीजे आने शुरू हुए, उत्तर प्रदेश खोलना शुरू हुआ, राजस्थान खोलना शुरू हुआ, हरियाणा खोलना शुरू हुआ, कर्नाटक खोलना शुरू हुआ, तब इन लोगों को लगा, महाराष्ट्र खोलना शुरू हुआ, तब इन लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी राय बदली। अब तो वो कुछ और कह रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बड़े जबरदस्त खटाखट नेता के तौर पर विकसित हो गए हैं। ये सब लोग यही सब सोच के आए थे। इनका वो बिल्कुल जो 4 जून का दिन था, उस दिन ये तमाम चैनलों पर मोदी जी का विजय गीत गाने के लिए जमा हुए थे। वो विजय गीत में गड़बड़ी पड़ गई। ये पूरी स्थिति थी। देखिए, मोदी जी ने जो राष्ट्रसंघ के बारे में वक्तव्य दिलाया, ये वक्तव्य वो अपनी हम और आप आज समीक्षा करते हुए कहें ये उनकी चूक थी, उन्हें इसका ठीक का, वो तो अपनी पीठ खुद ठोक रहे थे। ये तो बाद में हैरत में पड़ गए खुद ही कि क्या हुआ। इन्हें यकीन ही नहीं था कि यूपी में इस तरह हार जाएंगे, बाकी जगह आधी आधी सीटें, हरियाणा में आधी सीटें हार जाएंगे, 10 सीटें वहां हार जाएंगे, 10 सीटें वहां हार जाएंगे। इन्हें इस बात तो यकीन ही नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि वो चूक थी उनकी निगाह में। जिस वक्त राहुल गांधी का पप्पूकरण किया जा रहा था, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे और दिन रात उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, और जब उनकी सांसदी छीनी जा रही थी, जब उनको घर से निकाला जा रहा था, तो ये सब लोग तो भजन मंडली की तरह व्यवहार कर रहे थे। ये सब लोग नाच कूद रहे थे, कितना बढ़िया काम हो रहा है, क्या बढ़िया काम हो रहा है। सब लोग, तब इन लोग, अगर ये लोग गलत काम था तो इन लोगों को मोदी जी को चेतावनी देनी चाहिए थी, एक बिरादराना चेतावनी देनी चाहिए थी। ये आरोप मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी लगाता हूं। जिस वक्त मोदी जी खुद को भगवान कह रहे थे या उनको विष्णु का अवतार बताया जा रहा था, तो मोहन भागवत के मुंह में दही जमा हुआ था क्या? तब कहां बैठ क्या? अब जैसे मोदी जी के हाथ से बहुमत गया और वो थोड़े कमजोर हुए, तब अब तरह तरह की बातें, तरह तरह की खिल्लियां उड़ाई जा रही है मोदी जी का। देखा जाए तो मोदी कहते हैं मेरा अपमान किया जा रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर। सबसे ज्यादा अपमान तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है इनका। वो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो एक छोटे मोटे विपक्ष, एक ऐसे अघोषित विपक्ष की भूमिका इनके लिए निभा रहा है। ये इनके जो समर्थक वगैरह है, ये बिल्कुल मौका परस्ती। उस वक्त सब लोग मोदी जी की जो प्रभामंडल था, इसको मोदी जी दैवी प्रभामंडल बनाने में तुले हुए थे। ये उस प्रभामंडल की रोशनी में नहाए हुए तृप्त लोग थे और जो जय जयकार के निरंतर नारे लगा रहे थे, भजन कीर्तन लगातार हो रहा था। अब रिट्रोस्पेक्टिवली आप कोई भी बात कह दें, सिंहावलोकन करके कोई भी बात कह दें, ये आपने गलती की, वो आपने गलती की। हमारे लिए, हम तो तब भी कहते थे कि मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं वो काम उनका गलत था। देखिए, सोमनाथ पे जब हमला हो रहा था और वहां के शिव स्त्रोत का पाठ कर रहे थे, सोच के कि शिव जी प्रकट होंगे और जो हमलावर हैं उनको नष्ट कर देंगे, ये तो मैं ये कहूंगा कि भाई उनकी अपनी श्रद्धा थी, उनकी अपनी आस्था थी, उसके हिसाब से वो लोग आचरण कर रहे थे। वो शिव के ऊपर अपनी आस्था क्यों छोड़ देते उस संकट की घड़ी में? लेकिन मोदी जी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मेरा निवेदन यह है कि मोदी जी से उन पुरोहितों की तुलना मत कीजिए, उन पुजारियों की तुलना मत कीजिए। उसका कारण है कि मोदी जी निहायत ही सत्ता लोलुप व्यक्ति है। उनको शिव में या विष्णु में या देवी में या किसी आराधना में, इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने बहुत ही सुचिंतित और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अपने 2019 के बाद, 2019 वाला जो कार्यकाल था उसके आखिरी 3 साल उन्होंने राजनीतिक प्रमुख के साथ साथ धार्मिक प्रमुख भी बनने की उन्होंने पूरी कोशिश की, और उसी योजना के तहत इस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, दिलवाए गए। उसी योजना के तहत मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसी योजना के तहत सब जगह जगह अबू धाबी तक मंदिरों का उद्घाटन किया गया और शंकराचार्य की अवहेलना की गई उसी योजना के तहत। शंकराचार्य की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। 2 व्यक्ति थे ऐसे, एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ धार्मिक प्रमुख पहले से थे, उनको राजनीतिक प्रमुख बनना था। मोदी राजनीतिक प्रमुख पहले से थे, उनको धार्मिक प्रमुख भी बनना था। तो ये दोनों शख्सियतें कोशिश कर रही थी कि हम धार्मिक प्रमुख भी बने, राजनीतिक प्रमुख भी बने। ये कुछ एक हिंदू खलीफा जैसा बनने का, खलीफा जो होता था मुस्लिम तुर्की में, धार्मिक प्रमुख भी होता था, राजनीतिक प्रमुख भी होता था। ये बाकायदा एक प्रयोग किया गया है, मेरा मानना है। और मैं इसको घटनाक्रम के लिहाज से, परिस्थिति जन साक्ष्यों के लिहाज से साबित भी करूंगा। मेरा इरादा भी है मैं इसके ऊपर एकेडमिक काम करने का। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रयोग को ध्यान से देख रहा था। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में उसकी भूमिका थी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उसकी भूमिका उतनी नहीं थी। लेकिन मोदी जी को
धार्मिक प्रमुख बनते देखने के लिए भाई आखिरकार क्यों, जब वो शंकराचार्य की बातों का उल्लंघन कर रहे थे, उनकी निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे, उस वक्त मोहन भागवत ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की? भाई प्रश्न इस बात का है, मोहन भागवत दूसरे नंबर, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की आरती हो रही थी, वहां पर पूजा हो रही थी, तो मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर रहना मोहन भागवत ने क्यों कबूल कर लिया? क्योंकि ये सब लोग देख रहे थे, हो सकता है कि इस देश में एक इस तरह की शख्सियत उभर आए, प्रदेश के स्तर पर वहां प्रयोग चल रहा है, राष्ट्र के स्तर पर यहां प्रयोग चल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति उभर आए जिसको लोग न केवल अपना राजनीतिक प्रमुख माने बल्कि अपना धार्मिक नेता भी मान लें। एक बार ऐसा व्यक्ति उभर आया तो हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा पूरी तरीके से, और वैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसा अतीत में कभी रहा ही नहीं। भारत में हमेशा ही से हिंदू बहुसंख्या में रहे, 80-90% रहे ही हैं भारत में हमेशा से, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ भारत के किसी भी राजा, किसी भी सम्राट ने कभी भी अपने आप को राजनीतिक प्रमुख के साथ धार्मिक प्रमुख घोषित नहीं किया। ये पहला प्रयोग था, और जब तक ये प्रयोग चलता रहा इन लोगों ने कभी उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। एक आपको ऑब्जेक्शन, जो अपने आप को सनातन धर्म के पैरोकार मानते हैं, कभी तो उन्होंने कहा होता कि भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा है। ये सब बातें तब कही जा रही हैं जबकि मोदी जी चुनाव में सफलता नहीं प्राप्त कर सके जिसका वो दावा कर रहे थे। इसलिए मोदी जी की खिसियाट भी एक तरह से न्यायोचित है इन लोगों के प्रति। मोदी जी खिसियाट है कि अच्छे, जब हम पूरी तरह सत्ता पे काबिज थे तब तो ये लोग हमारी चरण वंदना में लगे हुए थे, और जरा सा हम रपटे, हमारी 63 सीटें हमारे प्रभाव क्षेत्र में कम हो गई, तो अब उसके लिए हमारी टांग खींच रहे हैं ये लोग, हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये तो बाकायदा एक प्रयोग था।